हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बेहतर ही नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस सेशन हमने देखा था, उस पर हमने बात करी थी हैप्लोडिप्लॉइड इन होने भी, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन होने भी के भीतर किस तरीके के सेक्स क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह का उसमें प्रेजेंट होता है, इस पर हमने इससे पहले बात करी थी। सेक्स डिटर्मिनेशन इन होने भी, ठीक है, जो हमारा सेशन नंबर 29 था। ठीक है, तो आज हम डील करने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में। तो देखो, म्यूटेशन, ठीक है भाई, म्यूटेशन माना तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि हम इसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए हमने इस पर 3-4 सेशन लेने का डिसाइड करा है, जिस पर हम बात करेंगे। अब ये तो बेसिक है, पार्ट फर्स्ट बेसिक है, जिसमें हम सिर्फ म्यूटेशन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, इसके फादर वगैरह कौन है, किस में इसको डिस्कवर किया गया और किसने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो आज हम बेसिक ही डील करने वाले हैं, लेकिन इससे बाद जो अपकमिंग सेशन आएंगे, जो पार्ट सेकंड का टाइटल होगा, उस पर हम बात करेंगे कि इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होता है हर किसी के, ऑन द बेसिस ऑफ जर्मिनल म्यूटेशन हो या सोमेटिक म्यूटेशन हो। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन, स्पेसिफिकेशन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ म्यूटेशन। तो ये सब हम डील करेंगे, लेकिन ठीक है, तो आज हम बेसिक टर्म डील करने वाले। तो ठीक है, तहे दिल से स्वागत करते हैं इस सेशन में। ठीक है, म्यूटेशन। ठीक है, तो देखो भैया, जैसे कि हमें पता है, हम कुछ दिनों से प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन ये टॉपिक डील कर रहे हैं। ठीक है, और लगभग मैंने इससे पहले सेशन में कहा था कि 95% से ज़्यादा हमारा हो चुका है। ठीक है, ये पोर्शन। ठीक है, तो भैया आज हम म्यूटेशन को डील करेंगे। तो आपको बेसिक से पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक से आपको पता हो गया है, आइडिया भी होगी, यदि आप सच्चे दिल से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अपना भी आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, ठीक है, जिनका बहुत बढ़िया रोल है इन खोज के बारे में, ठीक है, ये डिस्कवरी के बारे में। ठीक है, फिर जैसे ही हम फादर मेंडेलियन रेशो छोड़कर जैसे कि आगे आए थे, ठीक है, फिर मेंडल ने 3 लॉ दिए थे हमें। फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं हम उसको। सेकंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं हम उसको। ठीक है, जैसे कि थर्ड लॉ पर गए थे हम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, उसको हम प्यूरिफाई ऑफ गमेट भी कहते हैं। तो ठीक है, तीनों मेंडल साहब ने दिए थे। जैसे हम डेविएशन फ्रॉम मेंडेलियन रेशो पर आ गए, ठीक है, डेविएशन अपार्ट फ्रॉम मेंडेलियन रेशो भी कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, जैसे उस पर आए तो हम ये मैकेनिज्म, इसमें जो जो हम डील कर रहे थे, मेंडेल के रेशो को फॉलो नहीं कर रहे थे, मेंडेल्स के प्रिंसिपल को कोई फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे कि हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा, उसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा हमने, को डोमिनेंस देखा हमने, मल्टीपल एलील्स देखे हमने, पीलियोट्रॉपी देखा हमने, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखा हमने, और बहुत सारी टर्म्स हमने डील करते करते हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जो था हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने आपको कहा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टर्म दिए थी शूटन एंड बोवेरी ने। ठीक है, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हमारे थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, और वो है फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, तो हमने इसे प्रीवियस सेशन में साइटोजेनेटिक्स की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स की डेफिनेशन भी आपको बताई थी। और जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जॉन मेंडल, बहुत सिंपल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स की डेफिनेशन कुछ हमने इस तरीके से करी थी। साइटोजेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन इन बिटवीन जीन एंड इट्स क्रोमोजोम। जीन और क्रोमोजोम के भीतर क्या रिलेशंस होते हैं, वो हम साइटोजेनेटिक्स में देखते हैं। फिर हमारे थॉमस हंट मॉर्गन साहब ने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो दी दी, उसके बाद लिंकेज पर भी बहुत बड़ी खोज है उनकी, तो इसलिए हम उसको फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। और साइटोजेनेटिक्स आपको पता भी हो गया कि क्या होता है, रिलेशन कैसा है, जीन और क्रोमोसोम के भीतर रिलेशन कैसा है, ये साइटोजेनेटिक्स के नाम के ब्रांच में हम डील करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आ गए थे हम, वहाँ तक आ गए थे। तो फिर अब ये म्यूटेशन, अरे ठीक है भाई, अब ऐसा हो रहा था। फिर जैसे जैसे मेंडल साहब को इतना तो पता था कि एक जनरेशन से कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, या प्रिंसिपल मेंडल्स के थे। उसके बाद लिंकेज नाम का फंडा इन थॉमस एंड मॉर्गन साहब ने लाया हमारा। ठीक है, तो उनका कहना था कि
जैसी टेंडेंसी होती है, जो जीन आपस में साथ साथ में प्रेजेंट होंगे वो एज इट इज़ आगे इनहेरिटेंस होगी, जैसे कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज हमने देखे ना। तो ठीक है, तो फिर इसमें क्या रिलेशन हो, किस वजह से और चेंजेस दिखते हैं हमें, ऑर्गेनिज्म में चेंजेस दिखते हैं। यदि आप कैसा होता है हमारे प्रोजेनी में किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो दो तीन जनरेशन के बाद भी किस तरीके से वो इनहेरिटेंस होते हैं। तो एक एनालिसिस करने का प्रयास किया, तो म्यूटेशन, इसको हम कहते हैं सडनली चेंजेस इन जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के बारे में हम बहुत डीपली देखेंगे आज। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली म्यूटेशन। तो ठीक है, हम भटकते नहीं आते पॉइंट पे, म्यूटेशन तो क्या होता है भैया। आगे जाने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको थोड़ा रिकॉल करके हम आगे बढ़े, ठीक है। तो आप क्या होते हैं, लिंक में आ जाते हो, ठीक है। तो चलते हैं म्यूटेशन पर। आज का हमारा सेशन पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेशन में हम सिर्फ उन बातों पर ही डील करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम देखने वाले कि म्यूटेशन की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी कैसे हुई म्यूटेशन की डेफिनेशंस क्या होती हैं, ठीक है। और जो अपकमिंग सेशन आएंगे फिर उसमें हम बात करेंगे कैरेक्टर्स, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जीन थ्योरी के बेसिस पे क्या होते हैं, क्रोमोजोमल के थ्योरी के बेसिस पे इसके क्या टाइप होते हैं, और सोमैटिक सेल, जर्मिनल सेल, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। म्यूटेशन के बारे में डील करेंगे आज। व्हाट इज म्यूटेशन होता क्या है, ठीक है। चलते आगे। तो देखो म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड चेंज इन जीनोटाइप। तो क्या होता है, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें कुछ तो चेंजेस हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, चेंज इन डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, म्यूटेशन एक फिनोमिनन है। म्यूटेशन क्या है, एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, जिसका रिजल्ट किस में कन्वर्ट होता है, अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। डीएनए में कुछ बदलाव होते हैं, ठीक है, डीएनए में कुछ बदलाव होते हैं, और उस वजह से जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसको हमने कह दिया था म्यूटेशन। तो ठीक है, पहली स्लाइड में तो इतना ही है कि म्यूटेशन इज अ फिनोमिनन विच रिजल्ट इन अल्टरेशंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस एंड चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके डीएनए सीक्वेंस में यदि चेंजेस होते हैं, ठीक है, चेंजेस होते हैं, तो फिर चेंजेस होने की वजह से क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होने वाले थे, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होने वाले थे उसके जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में भी डिफरेंस हमें दिखाई देंगे, दोनों में भी हमें चेंजेस दिखाई देंगे किसी ऑर्गेनिज्म को। तो इस फिनोमिनन को हमने म्यूटेशन कहा था, ठीक है। परेशान मत होइए, कई सारे डेफिनेशन है, कई सारे इसके कैरेक्टर्स है, ठीक है। यहाँ पर तो पहली स्लाइड में आपको इतना पता चला कि म्यूटेशन क्या एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है भैया, डीएनए के सीक्वेंस को चेंज हो जाते हैं, और जिस वजह से फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में भी चेंजेस हमें दिखाई देते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। चलते हैं आगे। तो देखो अब इसकी खोज कैसे हुई। द टर्म म्यूटेशन वॉज कॉइन्ड बाय ह्यूगो डी ओरिस इन 1901। ह्यूगो डी ओरिस पता है आपको, इनका बहुत बढ़िया रोल है। जब मेंडेलिज्म का वर्क था, इसको रिडिस्कवरी करने वाले 3 साइंटिस्ट थे, उनमें से एक ह्यूगो डी ओरिस है। और आपके मज़े से बता दूं मैं आपके इंपॉर्टेंस के लिए, तो ह्यूगो डी ओरिस जो हमारे बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है, 1901 में इन्होंने म्यूटेशन को खोजने का प्रयास किया, ठीक है। प्रयास सफल भी हो गया। जैसे कि हमें पता है भाई, फेमस एक्सपेरिमेंट है गार्डन पिच, कहते हैं पाइसम्स टाइम, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम हमें याद आता है, ठीक है। जैसे फिर उससे आगे जाते हैं हम थॉमस एंड मॉर्गन के साहब के बारे में, तो हमें ड्रोसोफिला मेलेंगेस्टर याद आता है, ठीक है। और ह्यूगो डी ओरिस के बारे में, ये प्लांट है जो उन्होंने सेलेक्ट करा था, ठीक है। तो म्यूटेशन को खोजने के लिए इन्होंने क्या करा, ये प्लांट लिया था। प्लांट का नाम है ओनोथेरा लैमार्किना, ठीक है, ओनोथेरा लैमार्किना, ठीक है। ये प्लांट का नाम है, इसमें इन्होंने म्यूटेशन का जिक्र करा और म्यूटेशन के ऊपर इन्होंने एनालिसिस करी और कई सारे रिजल्ट इनको मिले। इस प्लांट की एक खासियत है कि जब इसको हम इनहेरिटेंस होते, मतलब इससे जब नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, तो उसमें हमें पहले से ही बहुत सारा वेरिएशन दिखाई देता है, पहले से ही बहुत सारा म्यूटेशन हमें दिखाई देता है। तो ठीक है, फिर इस स्लाइड में हमें इतना कवर हुआ कि म्यूटेशन टर्म किसने दी, ह्यूगो डी ओरिस नाम के साइंटिस्ट ने दी 1901 में,
ठीक है, इन्होंने किस में ऑब्जर्व करा, इज ऑब्जर्व सडन चेंजेस इन, ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व, जब इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं इस प्लांट में, तो इस प्लांट के ऊपर उन्होंने एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया और म्यूटेशन की खोज अपने आप उस पर उन्होंने काम करा और म्यूटेशन की खोज दे दी। ठीक है, चलते फिर आगे। यह है हमारे ह्यूगो डे वेरिस साइंटिस्ट। ठीक है, 1901, ही इज़ अ फादर ऑफ, सॉरी, म्यूटेशन की टर्म इन्होंने दी है। ठीक है, म्यूटेशन की टर्म इन्होंने दी है, इनका बहुत बढ़िया रोल है। जैसे कि हम कहते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल है, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब है, और दोनों की खोज बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बढ़िया रोल प्ले करी है इस जेनेटिक्स के फील्ड में। जैसे इनकी भी ये जो फील्ड है सिंपल सी खोज नहीं है म्यूटेशन। म्यूटेशन अपने आपस में एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ी रिवॉल्यूशन है, बहुत बड़ी उत्क्रांति है, बहुत बड़ी क्रांति है। ठीक है, म्यूटेशन एक्चुअली पता नहीं चल रहा था कि ठीक है कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे, कुछ सडनली चेंजेस आ जा रहे हैं, मतलब किसी को हीमोफीलिया हो रहा है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो रहा है, और इतने नहीं तो किसी को सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है डीएनए सीक्वेंस में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो ये बतलाने का प्रयास किया हमारे ह्यूगो डोरिस नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, चलते ही फिर आगे। तो ये हो प्लांट जिस पर उन्होंने खोज करने का प्रयास किया, ओइनोथेरा। ठीक है, ओइनोथेरा लामार्किया, ये इस प्लांट का नाम है। ठीक है, ये इस प्लांट का नाम है भैया। तो इनमें उन्होंने म्यूटेशन के ऊपर खोज करी। ठीक है, और इस प्लांट की खासियत है कि जब ए प्लांट अपने आप को जब प्रोड्यूस करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए जब आगे जाता है, तो इसमें हमें इतने सारे म्यूटेशन ऑलरेडी हमें दिखाई देते, बहुत सारे म्यूटेशन जनरली केस पे दिखाई देते। तो यही इस महान वैज्ञानिक ने यही देखने का प्रयास करा और इसी के ऊपर उन्होंने एनालिसिस करा और ये टर्म बता दी। और सबसे पहले तो ये बढ़िया बात है कि ह्यूगो डोरिस नाम के साइंटिस्ट इतने चालाक थे, इतने जीनियस थे। तो इन्होंने जब म्यूटेशन के बारे में जब इन्होंने वर्क स्टार्ट करना शुरू किया था, तो इन्होंने हमारे मेंडल साहब के कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, और उसके बाद चार्ल्स डार्विन कौन है, इवोल्यूशन में बहुत बढ़िया रोल है चार्ल्स डार्विन साहब का, देखेंगे हम आगे। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल के साहब और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों के इन्होंने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़े और उसके बाद म्यूटेशन की थ्योरी दी। लेकिन जब इन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी, जैसे कि उनको पता चला कि इस प्लांट में ऑलरेडी बहुत सारे सडनली चेंजेस मिल रहे हो जिसको हमने म्यूटेशन कह दिए थे। ठीक है, जिसको हमने म्यूटेशन कह दिए थे, तो फिर इसके बेसिस पे इन्होंने बताने का प्रयास करा कि ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा होता होगा शायद कि सिर्फ म्यूटेशन के वजह से ही सडनली चेंजेस हमें दिखाई देते। तो एब्सोल्युटली ये रॉन्ग है। देखो, म्यूटेशन चेंजेस होते, इसमें म्यूटेशन का हाथ है, लेकिन म्यूटेशन के वजह से ही हमें ऑर्गेनिज्म में चेंजेस दिखते हैं, ये गलत बात है। तो चार्ल्स डार्विन साहब ने सिर्फ उनसे पूछा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हो कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, तो ठीक है, जैसे कि आप कह रहे हो कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, आई एग्री। ठीक है, आप इसको आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाइए, तो ये वो नहीं कर पाए और ये सरासर गलत था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन के वजह से ही इवोल्यूशन होता है, ये तो गलत बात है। इवोल्यूशन किसे कहते हैं हम इसे कहते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ पीरियड के बाद सडनली चेंजेस हो जाना, उसको म्यूटेशन कहते हैं हम। फिर चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जेनेटिक मेकअप में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए उस जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंज हो रहे हैं। तो म्यूटेशन का रोल जो इवोल्यूशन में बहुत बढ़िया रोल है, लेकिन सिर्फ म्यूटेशन के ही वजह से इवोल्यूशन होता है, यह थ्योरी सरासर गलत है और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी नहीं कर पाए ह्यूगो डोरिस हमारे महान वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये अमान्य करार दिया गया। ठीक है, अमान्य करार दिया गया। फिर उसके बाद कुछ सालों बाद हमारे चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने इवोल्यूशन की थ्योरी दे दी थी। ठीक है, तो इन्होंने कहने का प्रयास करा था, क्योंकि इन्होंने एनालिसिस करा था ग्रेगर मेंडल साहब और चार्ल्स डार्विन, इन दोनों के कंसेप्ट पढ़ के इन्होंने बताने का प्रयास किया था। ठीक है, इनको प्रयास किया था। ठीक है, तो फिर इस वजह से इनको म्यूटेशन की खोज मिल गई कि म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन के वजह से ही इवोल्यूशन होता है, ये गलत बात है। हाँ, इवोल्यूशन पे म्यूटेशन का रोल थोड़ा होता है, बहुत होता है, लेकिन सिर्फ उस वजह से ही होता है, ये सरासर गलत है।
ठीक है, ये सरासर गलत है। और इस प्लांट की खासियत तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये प्लांट क्या करता है, जब प्रोड्यूस करता है तो ऑलरेडी हमें इसमें बहुत सारे म्यूटेशन की टेंडेंसी दिखाई देती है, म्यूटेशन की एबिलिटी हमें इस प्लांट में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसीलिए ह्यूगो ड्यूरिस नाम के साइंटिस्ट ने सिर्फ इसी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, चलते आगे। ये है उस प्लांट, ये है उस प्लांट। जब हम इसके स्टेमन और जब हम इसके एंथर और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम इसका प्रयास करते, फ्लावर वगैरह देखने का प्रयास करते, तो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता। लेकिन जनरेशन टू जनरेशन इसमें वेरिएशन हमें दिखाई देते। ठीक है, इसमें हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। इस प्लांट का नाम है ओइनोथेरा लैमार्किया। ठीक है, चलते हैं आगे। तो देखो, इन 1904 मॉर्गन रिपोर्टेड म्यूटेशन, बिल्कुल सही है। और 1904 में आ गए फिर से हमारे टी.एच. मॉर्गन साहब। तो ठीक है, अब जो ह्यूगो ड्यूरिस नाम के साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने प्रयास तो किया था किसकी थ्योरी सामने रखकर, तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की थ्योरी और चार्ल्स डार्विन दोनों की थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़कर उनके कॉन्सेप्ट को समझकर म्यूटेशन के ऊपर खोज करी। लेकिन इन 1904 में हमारे मॉर्गन आ गए रिपोर्टेड, इन्होंने कह दिया कि म्यूटेशन, इन्होंने ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर ये जो है, ठीक है, इनका एक यूनिक था, ये इनका यूनिक, ठीक है, यूनिक एनिमल था इनका ये। ठीक है, यूनिक ऑर्गेनिज्म था, इन्होंने इस पर खोज करी। ठीक है, और इन्होंने बताया कि म्यूटेशन जो होता है, और इसलिए इन्होंने क्या करा था, ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर यूज़ करा था इन्होंने। ठीक है, और म्यूटेशन के बारे में इन्होंने भी बताया। लेकिन जब इन्होंने म्यूटेशन के बारे में बताया तो बहुत सारी थ्योरी भी इन्होंने दे दी, जैसे कि लिंकेज देखा हमने, कंप्लीट लिंकेज देखा, क्रॉसिंग ओवर देखा आपस में। ठीक है, ऐसी बहुत सारी। और एंड ही इज़ फाइनली फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स, और ये फादर ऑफ साइटोजेनेटिक्स बन गए। ठीक है, टी.एच. मॉर्गन साहब। ठीक है, चलते आगे। अब डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, म्यूटेशन होता क्या है। तो देखो, म्यूटेशन आर जनरली डिफाइन सडन चेंजेस इन ऑन। तो देखो, म्यूटेशन क्या होता है, mutation are generally defined as sudden change in an organism whereby the progeny may be show change in size and form। बिल्कुल सही है। अब चेंज इन साइज एंड फॉर्म, इसको आप कंसिडर करो कि उसके जिन के साइज में या जिन के फॉर्म में, मतलब सडनली चेंजेस ऑकर एट अ लेवल ऑफ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप में कुछ बदलाव हो रहा है, किस वजह से, कुछ तो चेंजेस हुआ जेनेटिक मेकअप में। ठीक है, इस वजह से, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ तो चेंजेस हुआ और उस वजह से उसके जेनेटिक इफेक्ट पे उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला, तो इसको हमने म्यूटेशन कह दिया था। जैसे कि बेसिक में हमने डेफिनेशन लिखी थी। चलते आगे सेकंड पर। इज़ द चेंज इन अ जीनोटाइप विच इज़ अ सडन हेरिडेबल। बिल्कुल सही है, जो चेंज हो रहे, कुछ चेंज होने की वजह से इसको फिनोटाइप में बदलाव आ गए। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अ प्रोड्यूस ड्यू टू सेग्रीगेशन, और उस वजह से सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन फिनोमिना नहीं दिखा पाया था। ठीक है, जो उसके नॉर्मली वो मैकेनिज्म शो करता था, इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, तो ये नहीं फॉलो करता। इस वजह से हमें इनकम्प्लीट डोमिनेशन में गौर करिएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेशन में हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें रेशो मिलना होता है 1:2:1। ठीक है, एट ए लेवल ऑफ जीनोटिपिक रेशो, और फिनोटिपिक रेशो करें तो 3:1 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं मिलता, हमें कुछ 1:2:1 मिलता है, 1:2:1 मिलता है। जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो आर बोथ आर सिमिलर इन केस ऑफ कोडोमिनेंस। तो ऐसे कुछ होते हैं जो सेग्रीगेशन के मैकेनिज्म को आप फॉलो नहीं करते, इस वजह से कुछ अनवांटेड रिजल्ट हमें ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अनवांटेड रिजल्ट ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक, चलते आगे। अब ये होता है हमारा डीएनए। ठीक है, अब मान लो ये एज इट इज़ नॉर्मल है, जैसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन से एज इट इज़ नॉर्मल है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, एक हाईलाइट किया है ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखो, और ये म्यूटेंट जीन है, मतलब जिस जीन के अंदर सडनली चेंजेस हो गए उस जीन को हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेड जीन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेड जीन कहते हैं। अब म्यूटेड जीन में क्या होता है, उसके बेस पेयर में कुछ तो बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो बेस पेयर में कुछ बदलाव हो गया, देखो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ बदलाव हो गया। ठीक है, और इस बदलाव की वजह से जो ऑर्गेनिज्म आगे इनहेरिटेंस होने वाला था, ठीक है, उसमें कुछ हमें चेंजेस मिलते हैं। ठीक है, उसके बेस पेयरिंग में कुछ हमें चेंजेस मिलते हैं, उस वजह से उसका रिजल्ट किसमें अनवांटेड
जीनोटाइप या फिनोटाइप हमें देखने को मिलते हैं। और उसमें हमें जैसे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कुछ नाइट ब्लाइंडनेस या ऐसे कुछ तरह की बीमारी हमें उनमें, कैंसर हो, फिर सिकल सेल एनीमिया हो, ट्यूमर हो, फिर ऐसे कुछ हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे रिजल्ट कुछ देखने को मिलते हैं आगे चल के। ठीक है, चलते आगे। वही है, यही फोटोग्राफ वही है। एक डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके बेस पेयरिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस है। ठीक है, और जिस वजह से म्यूटेशन को ये रिस्पॉन्सिबल करता है। ठीक है, म्यूटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरीके से होता है ये। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखो इसके आगे भी बात करेंगे हम। म्यूटेशन इज़ अ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। ठीक है, म्यूटेशन ऐसा होता है कि जिसमें कंटिन्यूस वेरिएशन हमें नहीं मिलते हैं। ऐसे किन्होंने बताया? विलियम बैटसन के बारे में पता है आपको? हमने जब बेसिक में कहा था आपको विलियम बैटसन, ही इज़ अ टर्म वाज कॉइन्ड बाय जेनेटिक्स की टर्म इन्होंने कॉइन करी थी। ठीक है, टर्म इन्होंने कॉइन करी, लेकिन फादर कौन है? तो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है। ठीक है, तो म्यूटेशन ऐसा होता है जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूस मैनर में वेरिएशन दिखाता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब सडनली अनवांटेड एक्शन से कुछ ना कुछ जेनेटिक में चेंजेस हो जाते हैं तो हमें वेरिएशन दिखाई देता है। मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं होता, इनहेरिटेंस टू इनहेरिटेंस वेरिएशन नहीं होता, लेकिन म्यूटेशन नहीं होता। सॉरी वेरिएशन होता है लेकिन म्यूटेशन नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन ऐसी प्रोसेस है जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को शो करती है। ठीक है, विलियम बैटसन ने बताया था ये। अ चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टर दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द पैरेंटल टाइप। बिल्कुल सही है। अब देखो पैरेंटल से जो इनहेरिटेंस होके आगे जाते हैं। ठीक है, और जब वो सेल फॉर्मेशन होता है तो उस समय क्या होता है? अनवांटेड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अब न्यूक्लियोटाइड पर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से उसका रिजल्ट किस में चेंज होता है? एक नया पैटर्न बन जाता है आपस में, जो पैरेंटल के कॉम्बिनेशन से बिल्कुल मैच नहीं करता। वही बताया है उन्होंने। अ चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जो चेंज हो रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में उस पर्टिकुलर जीनोम में, उस ऑर्गेनिज्म के। व्हाट इज जीनोम? जीनोम हमने कहा था एंटायर डीएनए प्रेजेंट इन सिंगल क्रोमोसोम। एक सिंगल क्रोमोसोम के भीतर पूरा जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। ठीक है, तो देखो जो चेंजेस मिल रहे हैं हमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस पे एक जीनोम के भीतर किसी ऑर्गेनिज्म के, तो दैट रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टर। तो उसका रिजल्ट किस में होता है? एक नया ही कैरेक्टर हमें मिल जाता है। ठीक है, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन को बिल्कुल शो नहीं करता, क्या पैरेंटल कॉम्बिनेशन में वो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ऐसा कुछ ये मैकेनिज्म है। ठीक है, ऐसा कुछ ये लाइन है। ठीक है, अब म्यूटेशंस ऑकर्स व्हेन अ डीएनए जीन इज डैमेज। म्यूटेशन कब होता है? एक तो डीएनए डैमेज है, डीएनए में या डीएनए अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयरिंग। डीएनए मतलब एंटायर डीएनए नहीं, डीएनए के भीतर जो बेस पेयर होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें कुछ सडनली चेंजेस हो जाते हैं, कुछ डैमेज होने की वजह से कहो या कुछ अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, उस वजह से, और चेंज इन सच अ वे टू द अल्टर द जेनेटिक मैसेज टू कैरिड बाई जीन। और जेनेटिक जीन के पास कुछ और ही जेनेटिक मैसेज चला जाता है और वो उसको पकड़ के कोड कर लेगा। ठीक है, ये हम बहुत ही डीपली देखेंगे जब इसका जो अपकमिंग टॉपिक है हमारा जो मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसमें हम ये बहुत डीपली देखेंगे। ठीक है, उसमें हम ये क्या करेंगे? बहुत डीपली देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डिलीशन। ठीक है, डिलीशन, उसके बाद ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में हम डीपली म्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड उतना डीप है नहीं, लेकिन फिर भी हमने इस पर 2-3 सेशन लेने का डिसाइड किया, क्योंकि हम बेसिक से एंड तक जा रहे हैं। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है इस टॉपिक में हमें इसका कोई काम नहीं है। जब हम मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक देखेंगे फिर हम इसके ऊपर डीपली बात करेंगे, डिलीशन क्या होता है। ठीक है, डिलीशन क्या होता है, डुप्लीकेशन क्या होता है, इसके ऊपर हम डीपली बात करेंगे और वहाँ पर हम बेसिक से एंडिंग तक आपको समझाने का प्रयास वहाँ पर करेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, वहाँ पर हम इस पर डीपली बात करेंगे। ठीक है, चलते आगे। तो ठीक है, तो आज का हमारा सेशन था म्यूटेशन के ऊपर, जो VL13 था उसका टाइटल।
तो इस पर हमने कई सारी बात करी। म्यूटेशन की खोज किसने करी, किस प्लांट में करी म्यूटेशन, ऑब्वियसली होता क्या है। तो डीएनए के भीतर जो न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर में कुछ चेंजेस आ जाता है, उसको हमने म्यूटेशन कह दिया था इनफैक्ट। ठीक है, तो ठीक है, आज हमने बेसिक ही डील करा है इस म्यूटेशन से रिलेटेड। जो अपकमिंग सेशन आएंगे उसमें हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल या ऑन द बेसिस ऑफ टी.एच. मॉर्गन साहब, इन्होंने अलग अलग तरीके के इस पर बताने का प्रयास किया है। तो हम वो डीपली देखेंगे म्यूटेशन क्या होता है। लेकिन म्यूटेशन वन लाइन में हम यदि बताने का प्रयास करें, म्यूटेशन इज अ सडनली चेंजेस इन ए जेनेटिक मेकअप इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। हो गया काम खल्लास। ये हमको समझने के लिए आसान है, लेकिन इस पर मैकेनिज्म बहुत बड़े बड़े हैं और इस पर थ्योरी भी है इन दोनों। ठीक है, तो हम देखेंगे अपकमिंग सेशन में इस पर बात करेंगे हम कैरेक्टर्स और टाइप के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं। अपना ख्याल, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए, क्योंकि इस देश को बहुत ज़रूरत है, और कोविड से बचते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, जल्दी ही मुलाकात होगी। ठीक है, क्या हो रहा है ना क्या होता है आजकल, कुछ नेटवर्क कनेक्शन होता है, इसलिए नेटवर्क इशू होता है, उस वजह से प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाता आप तक। ठीक है, अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि नेटवर्क नहीं है उतना अच्छा। ठीक है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है कुछ ना कुछ। तो ठीक है, मिलते हैं अपकमिंग सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने आप को बेहतरीन बनाते रहो, इस देश को बहुत ज़रूरत है आप, और कोविड से बचते रहो। ठीक, बाय बाय।